हमारे पास ये है कि ये मोशन कितने टाइप्स के होते हैं। तो मोशन होते हैं दो टाइप्स के। पहला टाइप होता है यूनिफॉर्म मोशन और दूसरा टाइप है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब यूनिफॉर्म मोशन क्या है उसको समझने के लिए हमको एक चीज समझनी पड़ेगी कि मान लेते हैं दो पॉइंट है, पहला पॉइंट है ए और दूसरा पॉइंट है बी। मान लेते हैं कि हमने इसका 3 डिवीजन कर दिया, 3 इंटरवल बना दिए। ए मान लेते हैं इस पॉइंट को कि ये सी है और मान लेते हैं इसको कि ये डी है। ए सी तक की लेंथ मान लेते हैं 10 मीटर है। ऐसे ही सी डी की लेंथ भी 10 मीटर है और डी बी की लेंथ भी 10 मीटर है। और ए से सी तक जाने को बच्चे को लगा मान लेते हैं 2 सेकेंड। सिमिलरली सी से डी तक जाने में भी 2 सेकेंड लगा और डी से बी तक जाने में भी 2 सेकेंड लगा। तो अगर आपसे पूछे क्या बच्चे की स्पीड तीनों में सेम होगी, या अगर आपसे पूछे कि क्या बच्चा इस 10 मीटर को 2 सेकंड में कन्वर्ट कर रहा है, दो कवर कर रहा है, इस 10 मीटर को फिर से 2 सेकंड में कवर कर रहा है और इस 10 मीटर को फिर से 2 सेकंड में वो कवर कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ द पर्सन हैज परफॉर्म्ड अ यूनिफॉर्म मोशन बिकॉज इक्वल डिस्टेंस इज कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। डिस्टेंस तीनों में इक्वल थी और टाइम का इंटरवल जो लग रहा है वो भी तीनों में बराबर का है। इसका मतलब ये हो गया इफ इक्वल डिस्टेंस इज कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन द मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन मान लेते हैं केस दूसरा होता, कोई क्राउडेड प्लेस है जहां पे बहुत ज्यादा भीड़ है। मान लीजिए कोई वैसी प्लेस है तो वहां पे क्या सिस्टम होगी, क्या सिचुएशन होगी, वो कुछ ऐसी है कि मान लेते हैं ए से सी तक की डिस्टेंस मान लेते हैं 10 मीटर है, ये भी 10 मीटर है और ये भी 10 मीटर है। लेकिन पहला 10 मीटर ट्रेवल करने में मान लेते हैं सिर्फ 2 सेकंड लगे और दूसरा 10 मीटर ट्रेवल करने में 5 सेकंड लग गए और तीसरे 10 मीटर ट्रेवल करने में 1 ही सेकंड लगा। तो क्या तीनों इक्वल डिस्टेंस तो थे, लेकिन क्या वो इक्वल टाइम में भी ट्रेवल हो रहे हैं? नहीं। तो यहाँ पे हमारा एक नया टाइप का मोशन आता है जिसको हम लोग कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म ये मोशन ये कहता है दैट इक्वल डिस्टेंस इज कवर्ड इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो मोशन में फिलहाल इतना ही है कि व्हाट इज मोशन, व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ मोशन। आपको ये पता होना चाहिए कि मोशन इज नॉट एब्सोल्यूट टर्म, दे आर जस्ट द रिलेटिव टर्म्स। वो कभी भी एब्सोल्यूट कोई भी चीज ना बॉडी, कोई भी ना बॉडी रेस्ट में होती है एब्सोल्यूट, ना ही कोई बॉडी मोशन में होती है। वो किसी के रिस्पेक्ट में रेस्ट में होगी और किसी के रिस्पेक्ट में वो मोशन में होगी। और जिस भी फ्रेम के रिस्पेक्ट में वो रेस्ट और मोशन में होती है दैट फ्रेम इज कॉल्ड रेफरेंस फ्रेम। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं जरा हम लोग। तो अगला टॉपिक जो हमारे पास इस मोशन में है वो है फिजिकल क्वांटिटीज। देखिए फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, बहुत सिंपल चीज है, नाम से पता चल रहा है। फिजिकल मींस रिलेटेड टू फिजिक्स एंड क्वांटिटी मींस द क्वांटिटी दैट वी स्टडी इन फिजिक्स इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी की। फिजिकल क्वांटिटी तो हम लोग जो भी चीज फिजिक्स में पढ़ेंगे, जो भी क्वांटिटीज फिजिक्स में पढ़ेंगे दे आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। ये फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप्स की होती हैं, एक होती है स्केलर और एक होती है वेक्टर। अब बात करते हैं ये स्केलर क्वांटिटी क्या होती है और ये वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, स्केलर क्वांटिटी वो फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए, जिसको बताने के लिए हमको सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है, विच रिक्वायर्स मैग्नीट्यूड। ठीक, इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। और जिसको सिंबलाइज करने के लिए, जिसको बताने के लिए हमको मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़े और साथ ही साथ डायरेक्शन की भी जरूरत पड़े, दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जो मैग्नीट्यूड से ही पूरी हो जाती है, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जो मैग्नीट्यूड और साथ साथ डायरेक्शन से ही पूरी हो पाती है। फॉर एग्जांपल अगर स्केलर क्वांटिटी की बात करें, टेम्परेचर, क्या कभी कोई ऐसा बोलता है कि हमारा टेम्परेचर 98 डिग्री फ़ारेनहाइट टुवर्ड्स नॉर्थ है, टुवर्ड्स साउथ है, टुवर्ड्स ईस्ट है और टुवर्ड्स वेस्ट है? कभी कोई नहीं बोलता। सिर्फ ये बोलते हैं कि हमारा टेम्परेचर कितना है, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट है, मान लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि क्या टेम्परेचर, अगर आपसे पूछूं कि टेम्परेचर बताइए कैसी क्वांटिटी है, तो आप फट से बोल देंगे कि टेम्परेचर स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि स्केलर क्वांटिटी को बताने के लिए या स्केलर क्वांटिटी को जानने के लिए हमको उसके डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है और ना ही डायरेक्शन उसमें उसका कोई रोल होता है। लेकिन अगर आपसे पूछें वेक्टर क्वांटिटी के बारे में तो आप कहेंगे फोर्स। फोर्स जैसे मान लीजिए एक बॉडी है इस तरफ और ये बॉडी पे हमने फोर्स लगाया उधर, ठीक, अब बॉडी उधर मूव कर जाएगी, मतलब फोर्स का इफेक्ट डायरेक्शन पे है। ठीक है, मतलब फोर्स इज डिपेंडिंग अपॉन दी डायरेक्शन। इसको अगर और आसान भाषा में हम लिखना चाहें स्केलर क्वांटिटी को तो ये लिख सकते हैं द क्वांटिटी दैट हैज फिक्स्ड मैग्नीट्यूड
as well as fixed direction. No, scalar quantity is a quantity that has only fixed magnitude. Sorry, is called scalar quantity. एग्जाम्पल आपको भी बताया मैंने, टेम्परेचर। इसके साथ और भी कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे डिस्टेंस भी इसका एग्जाम्पल होता है, स्पीड भी इसका एग्जाम्पल होता है। अभी हम आगे चर्चा करेंगे कि डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड क्या होता है, लेकिन फिलहाल वेक्टर क्वांटिटी को देखिए। वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, लेकिन ये याद रखिएगा डायरेक्शन फिक्स्ड होना चाहिए, दैट हैज फिक्स्ड मैग्नीट्यूड एंड फिक्स्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो ऐसी क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ फिक्स्ड मैग्नीट्यूड होता है उसको हम लोग कहेंगे स्केलर क्वांटिटी, और ऐसी क्वांटिटी जिसके पास फिक्स्ड मैग्नीट्यूड भी हो और फिक्स्ड डायरेक्शन भी हो, दैट क्वांटिटीज आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। अब थोड़ी और वेक्टर क्वांटिटीज की बात करेंगे, लेकिन हम जैसे जैसे आगे चर्चा करते रहेंगे वैसे वैसे क्वांटिटीज आती जाएंगी, तो उसमें हम ज्यादा बताएंगे। तो इसके बाद बात आती है हमारी दो नई चीज की, जिसको कहते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, और इस पे जरूर क्वेश्चन आता है, उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो डिस्टेंस सिंपल सी चीज है, नाम बहुत पहले से हम लोग सुनते हैं कि डिस्टेंस है इतनी, डिस्टेंस है उतनी, लेकिन आज समझिए डिस्टेंस है क्या। मान लेते हैं, बात करते हैं हम लोग कि एक पॉइंट है ए, दूसरा पॉइंट है बी। कोई बॉडी ए से बी तक चल रही है। अब अगर बोला जाए कि इससे ए से बी तक की दूरी 10 किलोमीटर है, सो 10 किलोमीटर्स इज द लेंथ ऑफ दिस पाथ, लेंथ ऑफ दिस पाथ फ्रॉम ए टू बी, एंड दिस इज द एक्चुअल पाथ। जिस पाथ पे वो लड़का या कोई बच्ची चल रही होगी, दैट पाथ, द लेंथ ऑफ दैट पाथ इज कॉल्ड डिस्टेंस। तो हम लोग डिस्टेंस को डिफाइन करने का तरीका बहुत आसान है, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी। आप हम लिख नहीं रहे, लिखने में थोड़ा टाइम जा रहा है, ज्यादा अच्छा है कि मैं इसको बोल दूं। तो डिस्टेंस की डेफिनेशन ये रहती है, द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। मतलब जो एक्चुअल पाथ बच्चा कवर कर रहा है, जो लेंथ, जो एक्चुअल पाथ वो बॉडी कवर कर रही है, उस एक्चुअल पाथ की जो लेंथ होती है वो कहलाती है क्या, वो कहलाती है डिस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल, एक नया एग्जाम्पल आपको देता हूं। जैसे मान लीजिए ये पॉइंट है ए इज द इनिशियल पॉइंट, और एक उसने कुछ पाथ ऐसे ट्रेवल किया कि पहले साउथ में गया और फिर वो ईस्ट की तरफ गया, और मान लेते हैं फाइनल पॉइंट इज बी। ठीक है, अब मैं आपसे अगर पूछूं कि दिस इज 5 किलोमीटर एंड दिस इज 3 किलोमीटर्स, तो अगर मैं पूछूं आपसे कि बताइए बच्चे ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो पहले आपको ये सोचना पड़ेगा कि बच्चा किस एक्चुअल पाथ पे चल रहा है। तो उसका एक्चुअल पाथ साउथ है और फिर ईस्ट है। इसका मतलब ये होगा कि इस एक्चुअल पाथ की जो लेंथ होगी वही डिस्टेंस होगी, और एक्चुअल पाथ की लेंथ क्या होगी, ये 5 है और ये 3 है। इसका मतलब 5 + 3 कितना हो गया, 8। मतलब 5 + 3 = 8 किलोमीटर्स। तो 8 किलोमीटर्स इज द लेंथ ऑफ दिस पाथ विच इज इक्वल टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। एक और एग्जांपल से समझिए, एग्जांपल 3। एग्जांपल 3 बहुत सिंपल सा है, ये एनसीईआरटी क्वेश्चंस में भी कभी कभी दिया रहता है कि कोई बच्चा है जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। मान लेते हैं कोई बच्चा है जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, और उस सर्कुलर पाथ का जो रेडियस है दैट इज 70 मीटर्स। द रेडियस ऑफ दैट सर्कुलर पाथ इज 70 मीटर्स। मान लेते हैं बच्चा यहाँ पे खड़ा हुआ था और ये कहा गया कि बच्चे ने एक रिवोल्यूशन कंप्लीट किया। हाउ मेनी रिवोल्यूशंस? 1 रिवोल्यूशन। एक रिवोल्यूशन का मतलब ये होता है कि बच्चा यहां से चलना स्टार्ट किया और उसने पूरा इसका चक्कर लगाया और वापस में यहीं पे आके रुक गया। अब ये बताइए आप कि एक रिवोल्यूशन में उसने एक्चुअल पाथ क्या कवर करी। तो हमारे हिसाब से और आप लोग के हिसाब से भी एक्चुअल पाथ क्या हो गई होगी, सरकमफरेंस। ठीक है, तो इट मींस सरकमफ्रेंस जो होगा इस सर्कल का, सरकमफ्रेंस will be equal to the length of actual path covered by this body, and the circumference is equal to what, 2 pi r, जो बहुत आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। 2 × 22/7 इंटू r कितना है, r है 70, आसानी से बहुत आ गया, 7 × 70, ये हो गया 44 और 10 440। अब एक चीज को और बहुत बहुत जरूर से ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे यूनिट लगी है मीटर, और हम निकाल क्या रहे हैं, डिस्टेंस। डिस्टेंस की एसआई यूनिट, डिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है, ये होती है मीटर। हर फिजिकल क्वांटिटी की कुछ ना कुछ यूनिट होगी, लेकिन डिस्टेंस की यूनिट क्या होगी, मीटर होगी, एसआई यूनिट। अब देखिए यहाँ पे रेडियस की जो यूनिट क्या दी थी, मीटर दी थी, तो हमारे पास जो डिस्टेंस आएगा उसकी भी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर हो जाएगी। ये हमारा सरकमफ्रेंस आ गया। अब देखिए इस सरकमफ्रेंस के बाद ये जो सरकमफ्रेंस आया, दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। अब अगर आपसे पूछूं क्या ये डिस्टेंस कांस्टेंट थी, तो कहेंगे आप नहीं। जैसे इस क्वेश्चन में आपसे पूछें क्या डिस्टेंस में डायरेक्शन है, डिस्टेंस में क्या डायरेक्शन है, बिल्कुल डायरेक्शन है, लेकिन क्या फिक्स डायरेक्शन है, नहीं। पहले डायरेक्शन था साउथ की ओर, फिर है डायरेक्शन
ईस्ट की ओर। इसका मतलब इस क्वेश्चन में डिस्टेंस का कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है? क्या डिस्टेंस के पास फिक्स्ड मैग्नीट्यूड है? हाँ बिल्कुल है। कितना फिक्स्ड मैग्नीट्यूड है? 8 किलोमीटर का फिक्स्ड मैग्नीट्यूड है। लेकिन क्या इसके पास फिक्स्ड डायरेक्शन है? नहीं। क्यों? क्योंकि एक बार साउथ है और एक बार ईस्ट है। इसका मतलब ये स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है, बिकॉज इट हैज फिक्स्ड मैग्नीट्यूड बट इट हैज नो फिक्स्ड डायरेक्शन। अब इसी तरीके से हम नए टॉपिक पे आएंगे जिसको हम लोग बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। चलिए इतना समझ में आ गया होगा, मैं एक बार हट जाता हूं, आप लोग सही से देख लीजिए। अब अगला टॉपिक जो है दैट इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट बहुत सिंपल चीज है, मैं इसी एग्जांपल से डिस्प्लेसमेंट को लूंगा, इसलिए मैं इसको मिटाऊंगा नहीं, आप थोड़ा सा देखिए। चलिए ठीक, डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। देखिए कहीं से कहीं तक भी जाना होता है तो हमारे पास एक शॉर्टकट होता है। जैसे अगर मान लीजिए हमको अपने स्कूल से घर तक जाना है तो बहुत सारे रास्ते होते हैं। कोई बहुत लंबे रास्ते से जाता है, कुछ लोग बहुत छोटे से रास्ते चले आते हैं, लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं कि घूमते 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 जाते हैं और पता चला 3 बजे घर से निकले, 3 बजे स्कूल से निकले और घर 4 बजे पहुंचे। तो अलग अलग रास्ते हैं, लेकिन जो बहुत अच्छा बच्चा होगा वो सबसे छोटा रास्ता लेगा कि जल्दी से जाके घर पे पहुंच जाए और पढ़ने लग जाए और सो जाए, जो भी चीज वो करे, लेकिन वो जल्दी पहुंचेगा। तो हम लोग बात करते हैं उसी शॉर्टेस्ट पाथ की। उस शॉर्टेस्ट पाथ को हम लोग क्या कहेंगे? उस शॉर्टेस्ट पाथ को हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो जैसे मान लीजिए अभी हमने एक एग्जांपल लिया था, एक था पॉइंट ए